डियर स्टूडेंट्स, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले उसके नोटिफिकेशन को अच्छे से जांच लेना चाहिए, क्योंकि आपसे हुई एक गलती आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। गवर्नमेंट कभी भी आपका वेरिफिकेशन सारे एग्जाम्स होने के बाद करती है, और पता लगा आपने कुछ गलत फिल कर दिया जिसकी वजह से आपकी सारी मेहनत जो आपने एग्जाम क्रैक की है वो सब खराब चली गई। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, जिसमें 5810 वैकेंसियां निकली है। कि सभी डिटेल्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और एक एक चीज को बारीकी से सुनना। अंत तक मैं आपको सभी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना, एक एक चीज को समझना, और हो सके तो कॉपी पेन लेकर नोट भी करना क्या क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्म भरते टाइम। आइए शुरू करते हैं। तो हम क्या क्या आज डिस्कस करने वाले हैं, पहले उस पे आते हैं। तो हम इस वीडियो में क्या क्या जानने वाले हैं, हम जानने वाले हैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी होने वाली है, नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में, इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसको अच्छे से जरूर सुनना। मेडिकल फिटनेस, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। एज, फीस कितनी लगने वाली है, किसकी कितने लगने वाली है और कब ये वापस मिलती है, क्या प्रोसेस है उसका। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। रिक्रूटमेंट प्रोसेस है क्या। सिलेबस, हमारा जो एग्जाम होने वाले हैं उनका सिलेबस क्या है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनका बड़ा ध्यान रखना है हमें। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और लास्ट है हमारी सैलरी। तो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हमारी सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो एक छोटी सी खुशी लास्ट में हम आपको सैलरी के लिए भी देंगे। चलिए आगे चलते हैं। वीडियो को आगे डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ इस कोर्स के बारे में। हर एक एग्जाम को टारगेट करते हुए हर एक चैप्टर की एक एक टाइप को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक समझाने के लिए ये कोर्स मैंने स्पेशली डिजाइन किया है आप लोगों के लिए। तो अगर आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो कैरियर नट मेरी खुद की एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसके बाद इस कोर्स को खरीदिए। कोर्स में अभी दिवाली ऑफर चला हुआ है। दिवाली में हम इसको मात्र 449 रुपए में देने वाले हैं। जो फिलहाल आप फीस देख रहे हो उसमें से भी 150 रुपीज का ऑफर आप ले सकते हो, जिसमें कूपन कोड आपको यूज करना है दिवाली 150। 2 साल की वैलिडिटी के साथ क्लास टेस्ट, पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, चैप्टर वाइज पीडीएफ और लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास। 27 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से जल्दी अपने आप को एनरोल कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए डिस्कस कर लेता हूँ। जो बच्चे आरआरबी का एनटीपीसी फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए ये कोर्स कहाँ तक मददगार है। अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करने वाले हैं तो ये पीडीएफ आप देख रहे हैं जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं एनटीपीसी के। ऐसी 20 वर्कशीट्स आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन से मेरी पहले ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में फ्री मटेरियल में जाइए और वहां से वर्कशीट्स आप टाइम टू टाइम डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपको ये सब मिल जाएगी, धीरे धीरे आपको 20 वर्कशीट्स वहां से फ्री मिल जाएंगी। और अगर आप मेरा कोर्स लेते हैं तो 30 और वर्कशीट्स आपको साथ में एडिशनल मिल जाएंगी। तो ऐसी 50 वर्कशीट्स लगाने के बाद आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। प्लीज डाउनलोड माय ऐप। अब आइए आगे डिस्कस करते हैं अपने फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। आप 21 अक्टूबर से स्टार्ट करके 20 नवंबर तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मेरा सजेशन है कि इस फॉर्म को आप उससे पहले ही अप्लाई कर दीजिए। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए 2 से 3 दिन में ही अपना फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। 21 नवंबर लास्ट डेट होगी आपकी फीस के लिए, यानी कि 20 नवंबर से एक दिन बाद तक आप अपनी फीस भर सकते हैं। करेक्शन के लिए टाइम दिया है 23 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर का। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं जिनको मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी आपको इंपॉर्टेंट डेट्स पता लग गई हैं। अब मैं आता हूं सेकंड पोर्शन। बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज, कौन कौन सी वैकेंसी निकली हुई है। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, यानी कि एक तरीके का क्लर्क ही होता है, जूनियर क्लर्क आप बोल सकते हो। सीनियर क्लर्क की भी वैकेंसी निकली हुई है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रैफिक असिस्टेंट। इसमें सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकली हुई है वो गुड्स ट्रेन मैनेजर की निकली हुई है। गुड्स गार्ड जिसे हम कहते थे पहले, जिसका नाम अब चेंज कर दिया गया है गुड्स ट्रेन मैनेजर। तो ये वैकेंसियां निकली हुई है जिसमें से सबसे ज्यादा गुड्स ट्रेन मैनेजर की है। अब बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड B2 रहेगा इसका। इसका भी, इसका A2, A2
C2 और A2। क्या है ये मेडिकल स्टैंडर्ड? जब मेडिकल स्टैंडर्ड वाला पॉइंट आएगा तो वहां मैं आपको समझाऊंगा इस मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या कंडीशन रखी गई है। इसके अलावा ये है सेवंथ पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सा ग्रेड पे मिलने वाला है, उसके बारे में ये आप सामने देख सकते हैं। तो इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे जब हम सैलरी को डिस्कस करेंगे। अभी आपको वैकेंसीज समझ में आई। वैकेंसीज का एक पार्ट और बचता है, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों, अलग अलग आरआरबी की अलग अलग वैकेंसी दी हुई है। आपको अपना एक आरआरबी सेलेक्ट करना होता है। किसी भी एक आरआरबी में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज्यादा अगर अप्लाई करते हो तो आपके दोनों ही रिजेक्ट हो जाते हैं। ये ध्यान रखना इस चीज का, सिर्फ हमें एक आरआरबी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है। जैसे अभी एग्जाम्पल के लिए आप आरआरबी कोलकाता को देख सकते हो। आरआरबी कोलकाता में कहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसियां हैं, ठीक है। जनरल की वैकेंसियां ये हैं, मेट्रो में भी है, एससीआर में भी है और ईआर में भी है। एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और टोटल दी गई है सबकी। कुल मिला के 685 वैकेंसियां हैं कोलकाता आरआरबी में। वैसे सभी आरआरबी में वैकेंसी निकली हुई है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी आरआरबी में 6 के 6 वैकेंसियां निकली हुई हैं, 6 के 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। हो सकता है किसी आरआरबी में 6 की 6 पोस्ट निकली है, किसी आरआरबी में केवल 2 ही पोस्ट निकली है। ऐसे करके आप लोगों को एक एक आरआरबी को अच्छे से देखना है। उसे देखने के लिए आप अपना नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वो भी आप मेरी एप्लीकेशन से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, मैंने लिंक दिया है। आप मेरी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंस्ट्रक्शंस में अभी आपको पढ़कर बताने वाला हूं। फाइनल ईयर, यहाँ इससे मतलब है जो बच्चा फाइनल ईयर में है या जो पेपर दे के अभी अभी कंप्लीट किया है, उसका रिजल्ट नहीं आया है, वो इस फॉर्म को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? यानी कि आपका अगर रिजल्ट आ चुका है तो ही आप अप्लाई कीजिए। अगर आपने सिर्फ फाइनल ईयर के पेपर दिए हैं या देने वाले हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। आरआरबी सिलेक्शन, आरआरबी सिलेक्शन आपको बड़े ध्यान से करना है, क्योंकि अगर एक बार आपकी पोस्टिंग कहीं आ गई तो 10 साल तो कम से कम वहां लग जाने हैं। उसके बाद कोई म्यूचुअल ट्रांसफर ही होगा दूसरी आरआरबी में। कहीं ऐसा ना हो कि आप घर से दूर, मान लीजिए आपने मणिपुर सेलेक्ट कर लिया, आरआरबी कोलकाता सेलेक्ट कर लिया और आप रहने वाले हैं जयपुर के, तो ये डिसीजन आपके लिए गलत साबित भी हो सकता है। तो इसलिए आरआरबी का सिलेक्शन बड़े ध्यान से करना है। इसके बाद है मल्टीपल आरआरबी। एक से ज्यादा आरआरबी में आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। ये मैं कह रहा हूं, मल्टीपल आरआरबी एक साथ आप चूज नहीं कर सकते। एक ही आरआरबी का फॉर्म भर सकते हो किसी भी एक रिक्रूटमेंट बोर्ड का, ठीक है। मेडिकल फिटनेस चेक आपको अच्छे से कर लेना है। आपका मेडिकल फिटनेस अगर उस पोस्ट के लिए अप्लाई करता हो तो ही उस पोस्ट को आप चूज कीजिए, अदरवाइज उस पोस्ट को चूज ही मत कीजिए। आप ऐसी पोस्ट को चूज कीजिए जिसमें मेडिकल स्टैंडर्ड ज्यादा ना हो, ज्यादा टफ ना हो। इसके बाद है अकाउंट क्रिएशन। आपका एक अकाउंट क्रिएट होगा जिसमें आपका आधार वगैरह का वेरिफिकेशन भी मांगेगा। ये आपको फॉर्म फिल करते टाइम सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। जब आप अप्लाई करेंगे तो वहां पे अकाउंट का वेरिफिकेशन होगा। अगर आपने पहले भी आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो आपका एक अकाउंट ऑलरेडी होगा, जो आपके पास ओटीपी आने के बाद आप उस पर दोबारा चेक कर सकते हो। फ्री ट्रेन ट्रेवल जो है एससी और एसटी वाले बच्चों को मिलता है। ये बच्चे पहले से इसके लिए अप्लाई करेंगे विद डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स भी लगाने पड़ेंगे कि आप पर्टिकुलर एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं, तो ही आपको ये पासेस मिलेंगे और आप स्पेशल एग्जाम डे वाले दिन आप इन ट्रेन में फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। मेडिकल फिटनेस के बारे में जान लेते हैं। तो मेडिकल फिटनेस आपका A2, B2 और C2 सबके बारे में पूरी डिटेल दी गई है। अच्छे से इसको जांच लेना, आपसे कोई गलती ना हो जाए। जैसे मैं अगर एक थोड़ा सा समझा देता हूँ, डिस्टेंस विजन क्या होता है, दूर दूर की नजर आपकी कैसी है। 6/9 यानी कि अगर आप दूसरी भाषा में समझे तो 0.25, इससे कम नंबर आपका नहीं होना चाहिए। 0.5 भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे, 0.75 भी आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ये जरूर है कि चेकिंग के दौरान 0.5 वाले और 0.75 वाले पकड़े भी नहीं जाते हैं कई बार, लेकिन इससे कम अगर आपका विजन हुआ तो जरूर पकड़े जाएंगे। तो आप अप्लाई करें बस मैक्सिमम 0.5 तक, इससे नीचे वाले इसके लिए अप्लाई ही ना करें। और नियर विजन की बात करें, नजदीक का विजन आपका कैसा होना चाहिए, तो 6/6 यानी कि कोई कमी आंखों में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एंड मस्ट पास द टेस्ट फॉर कलर विजन। कलर विजन भी नहीं होना चाहिए आपको, बाइनोकुलर विजन भी नहीं होना चाहिए, नाइट विजन भी नहीं होना चाहिए और मायोपिक विजन भी नहीं होना चाहिए।
तो समझ में आया आप लोगों को। ऐसे ही B2 की बात करें तो फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट्स। फिजिकली फिट से मतलब है हाइट, वेट एंड सम अदर थिंग्स अबाउट द बॉडी। जो जनरल चेकिंग होती है उन सब में आप फिट होने चाहिए, जैसे ब्लड टेस्ट आपका फिट आना चाहिए, और आपके ईयर जो है वो बिल्कुल क्लियर क्लीन होने चाहिए। तो ये कुछ फिटनेस है जिसमें आपको पास होना पड़ेगा। इसके बाद इसमें थोड़ी सी आंखों के लिए छूट है कि 6/9 विदाउट ग्लास और 6/12 विद और विदाउट ग्लास आपका काम चल जाएगा। ठीक है। नियर विजन जो है यहां भी आपका 6/6 का होना चाहिए। C2 में क्या है, डिस्टेंट विजन 6/12। 6/12 से मतलब है 0.50 है ना, 0.50 चल जाएगा। और नियर विजन यहां भी 6/6 चाहिए। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है हमारा स्टैंडर्ड, क्या है हमारा मेडिकल फिटनेस। तो अच्छे से अपनी आंखें चेक कराकर ही फॉर्म को भरिए। ऐसा ना हो कि आप एक फॉर्म भर दो और आप सेलेक्ट भी हो जाओ लेकिन वहां जाके मेडिकली आप अनफिट हो जाओ। ध्यान से इस चीज को करना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एज। एज कितनी होनी चाहिए, 18 से 33, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ छूट है। अगर मैं अच्छे से आपको समझाना चाहूं तो किस डेट से किस डेट के बीच में आपका बर्थडे होना चाहिए। देखो भाई, इसके तो बाद आपका बर्थडे नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम 1 जनवरी 2008 तक हो, 2 जनवरी 2008 को भी आपका जन्मदिन नहीं होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हो। अगर अलग अलग कास्ट वाइज बात करें तो यूआर और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए तो 1 1993 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए, यानी कि 2 जनवरी 1993 से पहले। ओबीसी और एनसीएल वालों की बात करें तो इनका 2/1/1990 से पहले नहीं होना चाहिए, और एससी एसटी का 2/1/1988 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। तो ये आपका एज क्राइटेरिया है। 33 साल के अलावा भी ओबीसी एससी एसटी को छूट मिलती है। नेक्स्ट पोर्शन है फीस। ये फीस आपकी रहेगी 500 रुपए अगर आप यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, यूआर मतलब जनरल कैटेगरी, अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी। और अगर आप एससी और एसटी को बिलोंग करते हैं तो आपको मात्र 250 रुपए फिल करने हैं। सर्टिफिकेट मस्ट आफ्टर 1 अप्रैल 2025। ये लाइन आप समझना भाई, ये है ओबीसी वालों के लिए। किसके लिए है ये, ओबीसी वालों के लिए। आपकी ओबीसी की जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद की होनी चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उससे पहले का सर्टिफिकेट आपका नहीं माना जाएगा। और ये ओबीसी सर्टिफिकेट आपको बिफोर वेरिफिकेशन रेडी भी करवाना होता है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसे भी रेडी करवाएं फॉर्म भरने से पहले पहले 3 से 4 दिन में। चलिए नेक्स्ट पोर्शन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस। उसमें आपका पहले होगा CBT 1, उसके बाद होगा CBT 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2। अगर आप CBT 1 क्लियर करते हैं तब आप CBT 2 दे पाएंगे। अगर आप CBT 2 क्लियर करते हैं, जो कि सभी पोस्ट के लिए देना होता है, अगर ये भी क्लियर हो जाता है तो इसके बाद CBTST केवल 2 पोस्ट के लिए होने वाला है, सीनियर क्लर्क और जूनियर क्लर्क के लिए। ठीक है। और CBAT ये है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, ये आपका स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए होने वाला है। और बची हुई 2 पोस्ट के लिए आपका इस तरह का कोई टेस्ट नहीं होने वाला है। बाकी 2 पोस्ट में क्या होगा, वही होगा जो बाकी में होगा। अगला पोर्शन होता है मेडिकल। तो नेक्स्ट आपका होगा मेडिकल चेकअप और उसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये आपकी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है। दोबारा से समझ लीजिए, CBT 1, CBT 2 सबको देना है। इसके बाद जो बच्चे इसमें अप्लाई कर रहे हैं उनको CBTST देना है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट देना है। और CBAT एप्टीट्यूड टेस्ट देना है, कंप्यूटर बेस्ड ही होगा ये भी। ये स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट को देना है। ठीक है। इसके बाद आगे आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे CBT 1 और CBT 2 के सिलेबस के बारे में। पहला है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 40, जिनके मार्क्स भी मिलेंगे आपको 40। ठीक है। इसके बाद मैथमेटिक्स, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स के होंगे। और रीजनिंग जो बच गई है वो आपकी 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स। ठीक है। ये CBT 1 है जो क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसे पास करने के बाद आप CBT 2 का एग्जाम दे सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाएंगे वो कितने पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की, ये दे रखा है, देखो मैंने ये बना रखा है। और आपको 90 मिनट मिलने वाली है। 90 मिनट नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखते हुए आपको अपना एग्जाम देना है। चलिए नेक्स्ट पोर्शन CBT 2 के बारे में जानते हैं।
वो इससे थोड़ा सा अलग है। सीबीटी 2 में क्या चेंजेस आते हैं? 10 क्वेश्चंस तो आपके जीके में बढ़ जाते हैं, जनरल अवेयरनेस में, और 5-5 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग में बढ़ जाते हैं। टाइम अभी भी आपको 90 मिनट ही दिया जाएगा। 90 मिनट में अब की बार आपको करना है 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट और 120 मार्क्स के लिए। और यहां भी नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। 1/3 से मतलब है 3 क्वेश्चन अगर आप रॉन्ग कर देते हो, आपका एक जो करेक्ट क्वेश्चन था उसका भी मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि 3 रॉन्ग आंसर एक राइट आंसर को भी खा जाएंगे। समझ में आया होगा? तो ये आपका सीबीटी 2 का सिलेबस है। अब मैं आपको अलग अलग बताता हूं कि मैथ, रीजनिंग और जीए का सिलेबस क्या है। तो देखिए, ये रहा आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस, जिसमें करंट इवेंट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से लेकर, यानी कि स्टैटिक जीके, करंट इवेंट, और इसके अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आपको पढ़ना पड़ता है। जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स किसी के नहीं आ सकते, क्योंकि टीसीएस जब भी पेपर बनाती है हर बार कुछ नया ले आती है। हमारी सारी तैयारी रह जाती है, बहुत ज्यादा तैयारी करने के बाद भी हम 50% के आसपास पहुंच पाते हैं। इससे अच्छा हमें कहाँ मार्क्स बनाने चाहिए? तो सबसे ज्यादा चांस होते हैं आप फुल आउट ऑफ फुल बना सकते हैं रीजनिंग में। अगर आप मेरा कोर्स खरीदते हैं तो मैं आपकी हेल्प करूंगा फुल आउट ऑफ फुल लाने में। दूसरा, बात कर लेते हैं कि हमारा रीजनिंग और मैथ में क्या क्या आने वाला है। रीजनिंग और मैथ में आप देख सकते हैं ये दोनों टॉपिक हो गए, मैथ और ये हो गया रीजनिंग। ये कुल टॉपिक इसके अंदर इतने आ रहे हैं और मैथ के अंदर ये टॉपिक आ रहे हैं। यानी कि आप कह सकते हो एडवांस मैथ और अर्थमेटिक मैथ दोनों आ रहे हैं। अगर रीजनिंग की बात करें तो वर्बल पार्ट ज्यादा आ रहा है, नॉन वर्बल पार्ट कम आ रहा है, लेकिन वर्बल में क्रिटिकल पार्ट भी आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, डाटा सफिशिएंसी, ये सब क्रिटिकल रीजनिंग के पार्ट है। तो ये सब भी आ रहे हैं। तो ऐसे करके रीजनिंग का पार्ट, वैसे मैं आपको बता दूं, ये इतने टफ नहीं होते हैं जितना आप इनको सोच रहे हो। मैं आपको बताऊंगा इनको पढ़ना कैसे है। तो रीजनिंग में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ फुल आउट ऑफ फुल लाने में। नेक्स्ट हम अपना नोवा टॉपिक डिस्कस करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए इस पूरी वीडियो में आप रुके हुए हो, हाउ टू अप्लाई अकाउंट क्रिएशन फॉर न्यू। इससे मेरा मतलब है जो नए बच्चे हैं, पहली बार आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भर रहे हैं, उनको एक अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके लिए आपके पास अपनी मेल आईडी और अपना ही फोन नंबर होना जरूरी है। ये दोनों चीजें आप अपनी देंगे, किसी और की मेल आईडी या किसी और का फोन नंबर नहीं देंगे। ठीक है? तो ये तो हो गया अकाउंट क्रिएशन के लिए, जहां पे आपका आधार वेरिफिकेशन भी होगा। दूसरा, लाइव फोटो होगी बच्चे। लाइव फोटो से मतलब है जब आप फॉर्म भरवा रहे होंगे या खुद से भर रहे होंगे तो लाइव फोटो होगी। उसमें आप वाइट कपड़े, उसमें आप सफेद रंग के कपड़े ना पहने, उसमें आप डार्क कपड़े पहने, ताकि आप पीछे का बैकग्राउंड लाइट रखे या व्हाइट ही रखे, है ना? पीछे का बैकग्राउंड व्हाइट रखे और खुद थोड़े से डार्क कपड़ों में ये फोटो करवाएं, ताकि आपकी फोटो जो लाइव फोटो होगी वो बिल्कुल क्लियर आ जाए। ठीक है? तीसरा, ओनली वन आरआरबी सेलेक्ट करेंगे आप। एक से ज्यादा आरआरबी सेलेक्ट करने पे फिर रिजेक्ट हो जाओगे, मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है? चौथा, सिग्नेचर। कि सिग्नेचर जो है वो व्हाइट पेपर पर क्लियर सिग्नेचर होने चाहिए, जिसकी लेंथ है मैक्सिमम 400 केबी, जिसका साइज मैक्सिमम 400 केबी हो सकता है। उसकी इमेज आपको अपलोड करनी है। सिग्नेचर को आप रनिंग हैंड में ही करना। एक चीज और ध्यान रखना, जो सिग्नेचर यहाँ पे आप करोगे वही सिग्नेचर आपको सभी डॉक्यूमेंट्स पे करना है, और पूरी जर्नी जो आपकी रिक्रूटमेंट की रहेगी हर जगह वही सिग्नेचर आपको करना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट है करेक्शन पोर्टल। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पीछे छोड़ दिया था आगे डिस्कस करने के लिए। आप करेक्शन पोर्टल पे जाएंगे तो वहां पे जो आपका अकाउंट क्रिएशन हो चुका होगा उसमें कुछ भी चेंज नहीं कर पाओगे। और दूसरा, आप जो आरआरबी सेलेक्ट कर चुके होंगे, मान लीजिए आपने आरआरबी सिकंदराबाद का फॉर्म भर दिया, आप सिकंदराबाद में ही चेंजेस कर सकते हैं, पोस्ट प्रेफरेंस या जो भी चेंजेस वहां अलाउड होंगे, लेकिन आप अपनी आरआरबी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़ा सोच समझकर इस फॉर्म को भरना, कोई गलती मत करना, शुरू में ही अपने फॉर्म को अच्छे से फिल कर देना। डार्क कपड़ों में व्हाइट बैकग्राउंड के साथ फोटो खिंचवानी है। व्हाइट, बिल्कुल क्लीन पेज होना चाहिए, व्हाइट, उसमें लाइनिंग नहीं होनी चाहिए। व्हाइट पेज पर आपको अपने साइन करके उसकी इमेज लगानी है। ये दो चीजों का आपने ध्यान रखना है अच्छे से।
ठीक है। मेल आईडी और फोन नंबर अपना देना है। जब अकाउंट नंबर मांगे जाएंगे तो वो भी आपको अपने ही देने हैं, कि ये फीस जो है वो रिटर्न आती है 400 रुपए जनरल और ओबीसी वालों की वापस आती है, और 250 रुपए एससी एसटी वालों की वापस आती है। तो ये फीस आपकी वापस आ जाती है, लेकिन इसमें अगर आपका खुद का अकाउंट नंबर होगा तो ही वापस आएगी। अगर किसी और का अकाउंट नंबर दोगे तो ये उसके पास चली जाएगी। इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो सबसे लास्ट में आप डिस्कस करते हैं सैलरी। जो आपकी सैलरी जो है, यहाँ जो आप सैलरी देख रहे हैं ना, इसमें स्टार्टिंग में 12 से 15 हजार जोड़ दीजिए। स्टार्टिंग में आपको इन हैंड सैलरी इतनी मिलने वाली है, क्योंकि इसमें आपको एचआरए मिलेगा और कुछ अलाउंसेस मिलेंगे। तो 12-15 हजार इनमें जोड़ दीजिए। जैसे ये 35,400 है, तो मान लीजिए आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50 हजार होगी। 15 हजार के करीब जोड़ दीजिए। ये 35,400 है, तो इसमें भी आप 15 हजार करीब जोड़ दीजिए। इसमें आप 13 हजार करीब जोड़ दीजिए, और इसमें आप 12 हजार, सबसे लास्ट वाले में 12 हजार जोड़ दीजिए। पोस्ट के हिसाब से ही जुड़ेंगे, इतना ही एचआरए होता है, उसी हिसाब से आप लोग मान लीजिए 12 से 15 हजार रुपए जोड़ दीजिए। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी होने वाली है। लेकिन 4 से 5 साल बाद आपकी सैलरी बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि रेलवे बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड करता है। क्योंकि रेलवे एक तो आपको 13 महीनों की सैलरी देता है हर साल, क्योंकि वो एक कमाने का साधन है गवर्नमेंट के लिए। अगर मैं बात करूं डिफेंस की, आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो वहां गवर्नमेंट को कमाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट को कमाने को मिल रहा है। तो इसलिए गवर्नमेंट यहाँ पे सैलरीज भी अच्छी देती है। तो रेलवे को जरूर ज्वाइन करना चाहिए। अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो रेलवे आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है।